राजनीतिक पार्टी बनाने की हमारी मजबूरी था। केंद्र के राजनीति से आदिवासी नेताओं को कोई शिकायत नहीं रही है। अभी राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। जल जंगल जमीन खतरे में पड़ गई है। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है, राजनीति अपने उफान पर है। ऐसे में हमर राज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमर राज पार्टी के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम है। आइए उनसे जानते हैं क्या है रणनीति और अपने आप को किस तरह से देखते हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है अपनी उपस्थिति किस तरह से वो दर्ज करा पाते हैं। आपको आपका छत्तीसगढ़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार आप ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लगता है कहाँ तक पहुँच रहे हैं? नहीं, अब ये तो मजबूरी में उतरे हैं ना। राजनीतिक पार्टी बनाने की हमारी मजबूरी था और शासन में हमारे साथ अगर सलूक नहीं ठीक किए होते दोनों पार्टी के तो आज ये नौबत नहीं आती। पर एनीवे, जब हम उतर गए हैं चुनावी राजनीति में और पहली बार समाज के आंदोलन को आधार बना करके हम राजनीति में उतरे हैं, वोट की राजनीति में। ये पहला प्रयोग है। और मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। प्रयोग का जिक्र किया आपने, तो प्रयोग से पहले एक लोग बहुत अच्छे से नहीं जान पा रहे होंगे अरविंद नेताम जी हैं कौन। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई और किन किन महत्वपूर्ण पदों पे आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, कहाँ क्या क्या क्षेत्र में सेवा दिया, वो बता दे। तब जो दर्शक है ना वो जान पाएंगे कि एक्चुअल में नेताम जी हैं कौन। पहले बोल देते तो मैं उसको इस ढंग से, मैं अरविंद नेताम हूँ और 25 साल पार्लियामेंट में रहा है, लोकसभा का मेंबर रहा हूँ कांकेर लोकसभा से, और 2 बार मंत्री भी होने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात तो है कि इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में भी काम करने का मौका मिला, जो बहुत कम लोग अब जीवित हैं इस देश में। और देश के राजनीति में अच्छे समय में हमको काम करने का मौका मिला। इस ये बड़ा हमारे लिए, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और कांग्रेस में काफ़ी साल तक रहा और ये जो नौबत आई है अभी हमर राज पार्टी बनाने का, देखिए पिछले हम लोगों ने नए राज्य बनने के बाद हम लोगों ने समाज की तरफ से सामाजिक संस्था बनाए, सर्व आदिवासी समाज, और समय समय पर सरकार से अपनी बात को कहते रहे हैं। पर समाज ने, सरकार ने जो भी बैठा रहा हो वो हमारी कभी सुनवाई किया नहीं। दिक्कत यह है कि हमारी वोट पे राजनीति करें, राजनीति शासन में बैठें और आदिवासी समाज की उपेक्षा हो, ये तो समाज को समझ आए नहीं। इसीलिए बहुत मजबूरी में ये तय किया समाज में कि हम चुनाव राजनीति में उतरेंगे और हम अपनी हिसाब से अपनी राजनीति इस प्रदेश में करेंगे। अपनी राजनीतिक शुरुआत आपने कांग्रेस से की? जी, राजनीतिक शुरुआत आपने अपने कांग्रेस से की है और आज जो कुछ भी हो कांग्रेस पार्टी की वजह। भाजपा में भी गए आप? हाँ, कुछ दिन रहा है। अच्छा, वो भाजपा में जाने का क्या घटनाक्रम था, क्यों आपने सोचा कि भाजपा में अब जाना चाहिए? अब वो पुरानी है। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, आदिवासी समाज के चाहे देश में कोई भी हो जो राजनीति में रहता है ना, राजनीति में अपनी स्वाभिमान बेच के कोई राजनीति आदिवासी नहीं करता। सम्मान को अगर ठेस पहुंचता है ना, तभी वो फिर एक छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। हमारे साथ भी हुआ, कई और देश के कई ऐसे राजनेता हैं आदिवासी समाज के जो जहां लगा कि अब समाज को ठेस पहुंचा है, सम्मान को छोड़ दिए। डॉक्टर पवन सिंह पोर्ते हैं, दिलीप सिंह भूरिया हैं, ये ऐसे नेता रहे हैं कांग्रेस में और आदिवासी समाज के। वो इंदिरा शासन में कौन सा साल था जब आप केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाए थे? 1973 से लेकर के 76 तक के मैं केंद्रीय मंत्री रहा है। इमरजेंसी का कॉल देखा आपने? हाँ, इमरजेंसी में रहा है। क्या कुछ एक्सपीरियंस बताइए, आप मतलब मंत्रिमंडल में थे उस दौरान? देखिए, एक बात कह सकता हूँ, अगर इमरजेंसी में आपातकाल में अगर सेंसरशिप नहीं लगता तो देश की कांग्रेस की हो या देश की इतिहास कुछ अलग होता। इमरजेंसी में काम अच्छे हुए, इसमें 2 राय नहीं है। डिसिप्लिन हुआ, काम अच्छे होते थे,
पर जो एक बात जो सेंसरशिप हो गया ना, वो कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को स्वीकार किया। अगर सेंसरशिप अगर नहीं करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। बट बताइए, कांग्रेस ने, आप खुद कह रहे हैं कि मैं एक सौभाग्यशाली हूँ, इंदिरा के शासनकाल में आप मंत्रिमंडल में थे, जिस कांग्रेस के पीछे आप रहे उस कांग्रेस ने आपको इतनी बड़ी पहचान दी है, पूर्व मंत्री लोकसभा पहुंच गए, फिर अचानक आपने कांग्रेस को ही अलविदा कह दिया। नहीं, अचानक नहीं होता था। कोई भी हो, राजनीति में इतने साल तक के किसी भी पार्टी में रहते हैं तो उसका अपना लगाव होता तो है। कौन सी ऐसी मांग थी कि या सम्मान की बात कहाँ पे आई कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा और नया पार्टी बनाना पड़ा और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा कांग्रेस को ही होगा आपकी इस राजनीति अभी के चुनाव में उतरने से। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक बार नहीं 3 बार छोड़ा है कांग्रेस पार्टी को, और स्वाभिमान को जहाँ ठेस पहुँचा है तभी छोड़ा है। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ा पार्टी। तो फिर तो अगर व्यक्तिगत नहीं था तो आप साझा भी कर सकते हैं कि वो कौन सी बातें रही होंगी जहाँ पे आत्मविश्वास को, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, क्योंकि आप समाज के लिए बात कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, केंद्र के राजनीति से आदिवासी नेताओं को कोई शिकायत नहीं रही है। अच्छा, अगर शिकायत रही है तो राज्य के राजनीति से। ये राज्य के राजनीति में हम लोगों को ने समझो कि अपमानित करते रहे हैं, उत्पीड़ित करते रहे हैं और व्यवहार ठीक से नहीं करते रहे हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं, इसके कारण इन्हें छोड़ना पड़ा, और 2 बार नहीं 3 बार छोड़े हैं हम। अभी के हालात क्या ऐसे निर्मित हुए भूपेश बघेल जी से, ऐसी कौन सी अनबन हुई? क्या आपकी डिमांड रही होगी किन सम्मान को लेकर? कुछ कहीं ना कहीं सामाजिक हिस्सेदारी की ही बात रही होगी। नहीं, मेरा कोई अनबन कोई सवाल ही नहीं होता था। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी मुझको पकड़, मैं उसके पहले तो 18 के पहले तो मैं कांग्रेस में था नहीं। मैं तो समाज के काम करता था स्वतंत्र होकर कई सालों तक के। पर राहुल गांधी पकड़ के मुझके कहे नहीं नहीं नहीं, यू कम बैक टू कांग्रेस, ये है वो है दिल्ली में। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, आप शीर्ष नेता हो पार्टी के। तो मैंने फाइनल एग्री करने के पहले भी अपनी जो अनुभव है राहुल गांधी को बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता है। तो उसने कहा डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ये कहा था उसने। और उन्होंने टेक केयर नहीं किया। नहीं किया, यही दिक्कत है। और ये भी बात मुझे महसूस हुआ कि मेरे आने से यहाँ के प्रदेश की राजनीति यानी कांग्रेस की राजनीति में बड़ी अनमने थे कि ये क्यों आया वापस। मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे आपको? नहीं कर पाए थे, एक प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्यों आ गया यहाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा है कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। तो अब बस दूसरी बात देखिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई ना, मेरा तो कोई मांग ही नहीं था ना भाई। मैं तो कांग्रेस में ठीक है हूँ भाई, जो दोगे तो हम काम कर लेंगे, नहीं तो हम तो अपना मस्त है, रिटायर्ड आदमी है। तो उन्होंने राजनीति से भी रिटायर्ड कर दिया था क्या? यही दिक्कत आई? उसने तो जगदलपुर में कहा, प्रेस में कहा कि इसको रिटायर हो जाना चाहिए। लेना देना नहीं मेरा, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती के ऊपर भाई इसको रिटायर हो जाना। अरे भाई राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। मतलब तभी आपने कहा भाई मैं उम्र से रिटायर हो सकता हूँ, हौसला से रिटायर नहीं होगा। ये बिल्कुल 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 सही है भाई। आप कैसे किसी को फोर्स करोगे हैं? अब तो ये बड़ा अजीब लगा, और अब हमको समझ आ गई थी कि मंशा क्या है इन लोगों की। और दूसरी बात जो ये है कि देखिए, पेशा कानून इस देश में पार्लियामेंट में हम लोगों ने 1996 में बनवाया था। पेशा कानून ऐसा है आदिवासी समाज के पूरे देश के लिए, जो न कभी बना ऐसा कानून न भविष्य में कभी बनेगा। आदिवासियों को हित की रक्षा के लिए कानून में ये बात कहा गया है कि समाज में ये अधिकार दिया जाएगा कि जल जंगल जमीन में सरकार को कुछ नियंत्रण करने का, यानी हमको बिना समाज ग्राम सभा को पूछे बिना राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सरकारी ज़मीन हो, सरकारी जंगल हो, एक बात पूछना पड़ेगा। ये कानून में है, ये हम लोगों ने बनवाया था। हम जानते थे भविष्य में बहुत मुश्किल आने वाला है जल जंगल ज़मीन की, हम समझ रहे। जब से उदारीकरण 1991 में हुआ, हम समझ गए थे कि खतरा आ रहा है, ये बनवाया था। उस कानून को भूपेश बघेल जी ने पिछले बार नियम जब बनाया तो उसमें उस अधिकार को, समाज के अधिकार को ख़त्म कर दिया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता का विषय हुआ। हमने कहा भाई अब वो कांग्रेस पार्टी रही नहीं,
जो राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते पिछली विधानसभा में 2018 में कई यानी 2-3 सभा में तो मैं रहा, उसने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम पेशा कानून को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी आत्मा को ही खत्म कर दिया उसने। तो भाई मतलब ये कह सकते हैं कि जल जंगल जमीन से उनका अधिकार छीनता हुआ दिखा आपको। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो प्रदेश जब बना, पहला मुख्यमंत्री ट्राइबल से हुआ, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई, जनरल से रमन सिंह बने, आपका फिर से कांग्रेस में सत्ता आई, ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी प्रदेश चला रहे हैं, तो तीनों वर्ग के मुख्यमंत्री बन गए। फिर आप लोगों की ये बातें आई कि जो नेतृत्व करेगा और जो मुख्यमंत्री होना चाहिए आदिवासी का होना चाहिए, जबकि जो डिसाइडेड सीटें हैं परिसीमन में उसमें उससे अधिक एसटी प्रत्याशी दोनों ही दलों ने उतारा है। आपका प्रश्न समझ नहीं पाया क्या? जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आदिवासियों का हक छीना पार्टियों ने, आपका कहना ये है। लेकिन राजनीति की जो हिस्सेदारी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 29 सीट एसटी के लिए है, पर उससे अधिक दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं एसटी से। एक वो, दूसरा जब प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, अभी की जाति की बात छोड़ दीजिए, वो ट्राइबल से ही आते थे, तो मान के चलिए कि प्रदेश ने तीनों वर्ग का मुख्यमंत्री देख लिया, एसटी, जनरल, ओबीसी। आपको क्या लगता है किस वर्ग का? नहीं, आपको एक करेक्ट करना चाहता हूं। देखिए, अजीत जोगी साहब एसटी नहीं थे, उसका विवाद चला पूरे जीवन भर, आखिरी तक फैसला नहीं हुआ। तो आदिवासी समाज ने उसको कभी एसटी माना, एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कहना कि भाई सबको मिला, ये हम उससे सहमत नहीं है। तो इसलिए आज भी कहते हैं, हम तो मध्य प्रदेश के ज़माने में भी कहते हैं कि हमको भी मौका मिलना चाहिए। 1980 में कॉन्टेस्ट भी हुआ, शिवभानु सिंह सोलंकी और अर्जुन सिंह के बीच में। काउंटिंग में जीत रहे थे शिवभानु सिंह सोलंकी, हमारे आदिवासी नेता। बीच में काउंटिंग रोकवा करके दिल्ली वापस ले गए पूरे मतपेटी, और वहाँ दिल्ली में हारने वाला अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो गए और जीतने वाला शिवभानु सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। उस समय भी आपने कोई मुखालत नहीं की, विरोध नहीं किया? भाई, जो पार्टी के दायरे में रह के जो कहना होता है कहते रहे, ऐसा नहीं है। और उस घटना से मध्य प्रदेश में ये एक बात तो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ग्राफ गिरा है उस समय से। पर 5 साल में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ तो कहते हैं भूपेश बघेल ने कांग्रेस का ग्राफ बहुत बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया? ग्राफ बढ़ा दिया कांग्रेस का भूपेश बघेल ने, ओबीसी वर्गों को आगे लेके आए, ओबीसी का बड़ा चेहरा हो गए। ग्राफ क्या होता है मुझे जानना चाहता हूँ, आप ही बता दीजिए ग्राफ क्या होता है। भाई अभी आप राजनीति की बात करेंगे, अभी देखिए दोनों ही दल ओबीसी पे बहुत ज्यादा बैटिंग कर रहे हैं कि मैं ओबीसी का बड़ा हितैषी, मैं ओबीसी का बड़ा हितैषी। अब आप आए एसटी को लेकर, तो क्या ये लगा आपको कि अब एसटी के हितैषी को किनारे करके ओबीसी पे बैटिंग कर रहे हैं, तो आपका जरूरत पड़ी? राजनीति में देखिए, अपनी बात कहना कोई गुनाह नहीं होता। हम तो इसलिए कह रहे हैं ना, मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है क्या? अब दूसरों को मौका मिलता है तो ठीक है, वो अपनी जगह है, पर आदिवासी समाज बाहुल्यता तो मध्य प्रदेश में भी रहा है, आज भी यहाँ है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही बात तो हम उस समय भी कहते थे। यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा तो पंजाब और हरियाणा में होगा। तो ये तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे मौका देना चाहिए। अब नहीं देंगे तो आखिर कब तक? यानी आज़ादी के बाद से आज तक ना मध्य प्रदेश में मिला ना छत्तीसगढ़ में मिला, तो उसका तो खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को भुगतते रहते हैं। तो अब उसी को दरकिनार जो किया पार्टियों ने, आदिवासियों का आपका कहना है, उसी को देखते हुए आपने अपना नया पार्टी बनाया, हमर राज पार्टी, ठीक है। तो क्या मानते हैं कि आपने मेरे ख्याल से 45 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें आ रही हैं? देखो भाई, ऐसा है कि हफ्ते एक तो बात आपने कहना चाहता हूँ कि बहुत से आदिवासी जो कानून का इस प्रदेश में संविधान के उल्लंघन हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन की आज तक आपको आश्चर्य होगा
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमारी आबादी 33% हो गई। आज भी आपको आश्चर्य होगा, 20% हमको 23 साल बाद भी 20% रिजर्वेशन है वो मध्य प्रदेश का, जबकि 33% जिस दिन 2003 से मिलना चाहिए था। हजारों बच्चों को वंचित हो गए नौकरी चाकरी से। ये क्यों? यानी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे किसी की भी सरकार हो। क्यों नहीं मिला 33% आबादी रिजर्वेशन? मिलना चाहिए था। और बहुत से जो प्रमोशन का नहीं हुआ, बहुत से वंचित हो गए। जल जंगल जमीन खतरे में पड़ गई है। सरगुजा में क्या हो रहा है? पेशा कानून रहते हुए भी पेशा कानून के खिलाफ धड़ल्ले से काम हो रहा है। इस प्रदेश में जितने भी माइंस के लाइसेंस दिए हैं सब ग्राम सभा के अनुमति के बिना हो रहा है। ये पेशा कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये सब देख करके हम सभी के लोग क्या चुप बैठे रहेंगे? यानी आंख के सामने सबकी दुर्गति होते देख जाए। अब संविधान खतरे में है, समाज का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए मजबूर होकर के ये पार्टी बनाना। सरगुजा का नाम लिया, वहाँ पे बड़ा विरोध हो रहा था जब पेड़े जंगलें कट रही थी कोल माइंस के लिए। आप गए कभी वहाँ? गए हैं। किस तरह की लड़ाई लड़ी आपने, बताइए मुझे। अरे भाई, तो इस प्रदेश में तो उसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आप क्या बात कर रहे हैं? अब ये जो अब ये टीएस बाबा के जो टीएस बाबा के उसमें जुलूस में निकाले, घर इधर साउथ सरगुजा में गए, और बस्तर में तो हर आंदोलन में हम शामिल रहते हैं। जितने आंदोलन हुआ है सब में शामिल हुए हैं। जहाँ तो क्या मानते कि जब कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा कहती है कि गलत है, जब भाजपा की सरकार आती है तो क्या कांग्रेस कहती है वही काम वो कर रही है? तो क्या दोनों के काम को दोनों एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। ये आदिवासी के प्रति गंभीर नहीं है, संविधान के प्रति गंभीर नहीं है, और कानून के प्रति गंभीर नहीं है। बीजेपी ने तो हमारे जमीन को ही अधिग्रहण करने का कानून पास करवाया। आदिवासी की जमीन जब हो ही नहीं सकता था वो करवाया। लेकिन आपके चुनाव लड़ने से सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही हो रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों आने सोचते हैं? देखिए, कई सीटों पे मैं देख रहा हूं कि अब वहां पे प्रत्याशी नहीं उतरा है जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट मजबूत हो रहे हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। हमको जहां सूट करता है प्रत्याशी मिला है, कौन बता दीजिए ना। ऐसा कोई यानी 45 सीट में जहां बीजेपी नहीं लड़ रहा हो, मुझे बता दीजिए। सब में जहां भी लड़े हैं वहां बीजेपी लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है। अगर सहयोग देने की जरूरत पड़ी तो किस पार्टी को देंगे? वो तो आगे देखेंगे। हम अपनी टर्म डिक्टेट करेंगे। इस प्रदेश में जो भी होगा, मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए, आपके ऐसे देखेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। ये तो अभी शुरुआत है ना, ये शुरुआत है। हम तो इस प्रदेश में समाज को जगाना चाहते हैं, और चुनाव से ही जगता है। सामाजिक आंदोलन हमारा बेस है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, नहीं तो खतरे में है समाज। इस देश में कोई पूछने वाला नहीं। आदिवासी समाज की सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जंगल खत्म हो रहा है, जमीन का अधिकार खत्म हो रहा है, नौकरी का अधिकार खत्म हो रहा है, संविधान खत्म कर रहे हैं। ये सब खतरे हैं। आपके पास पावर है तो ट्राइबलों को कितना पावर देंगे और बाकी जनरलों को कितना पावर देंगे? सबका हिस्सा बना हुआ है, वो तो संविधान में है। संविधान के हिसाब से सबको हिस्सा, सबको अधिकार है, वो सब हम देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो क्या भाजपा और कांग्रेस संविधान के हिसाब से ट्राइबल का हिस्सा नहीं दे रही है? ना। अरे इतना होता तो फिर पिछले बार 2018 में बीजेपी सरकार हारी क्यों? सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन की वजह से हारी है। अपने 15 साल में उनकी सत्ता 2018 में आपकी वजह सत्ता से गई हो? नहीं, सर्व आदिवासी समाज ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कैंपेन किया। और इस बार तो 2023 में तो पार्टी ही बना दी आपने। तो अब क्या करते? तो चूंकि अब सामाजिक आंदोलन से कितना ये करेंगे, क्योंकि जब तक के पावर हम कहीं ना कहीं पावर में नहीं आएंगे तब तक ये दोनों पार्टी हमको बेवकूफ बनाती रहेगी। मतलब 2023 में कांग्रेस जा रही है? अब तो हमारी तो इच्छा है कि जाए, चूंकि हमारे साथ विश्वासघात किया है समाज के साथ में, तो जाना चाहिए। तो ये थे अरविंद नेताम जी, जो कि इनका कहना है कि 2018 में भाजपा के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज उतरा था, इसलिए भाजपा सत्ता से बाहर गई। 2023 में कांग्रेस ने भी आदिवासी जो समाज है अपने सत्ता के दौरान छला है, इसलिए 2023 में भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जाए।
तो ये थे हमारे साथ अरविंद नेताम, जो कि काफ़ी अनुभवी नेता है और आदिवासी नेताओं में बड़ा चेहरा माना जाता है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।